प्रिंस एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं। हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आपको यहां पर पूरी तरह से हम सुनाएंगे ऑडियो के थ्रू। इसमें आपको जो ऑडियो मिलेगा इससे ये फायदा होगा कि आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो उस समय भी आप अपना मोबाइल से हेडफोन लगा करके इसको पूरी तरह से सुन सकते हैं। कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो आप इसको कान में लगा करके आपको पूरी तरह से सुनिए, तो कहीं ना कहीं आपको यह बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि जीवन की भाग दौड़ में आदमी के पास समय कम होता है, तो इसलिए हमने यह ऑडियो शुरू किया है कि ऑडियो के थ्रू हम पूरे भारत का इतिहास को कवर कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा लंबा समय जाता है, लेकिन ऑडियो में हम सुन करके हम भारत के इतिहास को याद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यह आइडिया लाया और शुरू किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन से। तो मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। तो दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। पहला था मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, जिसके कारण से कठिनाई होती थी नाविकों को, और मार्ग में चट्टानों का पड़ना ये भी बाधा उत्पन्न करता था। तो इस कारण से ज्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिससे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया, और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1786 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यू डेज ने अफ्रीका स्थित उत्तमासा द्वीप यानी केप हॉप गुड होप खोज निकाला। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। यूरोपियों के आगमन का क्रम हम यहाँ पे देखेंगे। तो यूरोपियों का आगमन के क्रम में सबसे पहले जो था पुर्तगाली आया 1498 ईस्वी में। एस्तादो दो इंडिया उसके कंपनी का नाम था। दूसरा आया डच 1605 ईस्वी में, और तीसरा आया ब्रिटिश 1608 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, और डेनिश 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी जो है 1667 ईस्वी में कंपनी द इंड ओरिएंटल के नाम से। तो हम यहाँ पर सबसे पहली जो कंपनी आई थी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो आया था पुर्तगाली, तो हम पुर्तगाली के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। तो आर्थिक कारण में से व्यापार करना और धार्मिक कारण में से एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह जो कि केरल मालाबार तट पर पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी यात्रियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियों ले जाने की अनुमति प्रदान की। तो हम पहला पुर्तगाली व्यापारी था वास्को डी गामा 1458 में, उसके बारे में हम जाना और आगे जानते हैं। 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैम्ब्रल ने नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। तो दूसरा अभियान दल आया 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैम्ब्रल के नेतृत्व में। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा।
1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इस वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बना। तो जानेंगे पुर्तगाली का पहला गवर्नर अल्मीडा के बारे में। अल्मीडा का शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहता है। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 ईस्वी और 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र, तुर्की के संयुक्त इस्लाम जलबेरे को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। और दूसरा इसका होता है वायसराय अल्बुकर्क, 1509 से लेकर के 1515 तक। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी कराई। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ तो अल्बुकर्क के द्वारा। तो उसके बाद मेन वायसराय जो होता है पुर्तगाल का, वो होता है वास्को डी गामा। 1524 ईस्वी से लेकर के 29 ईस्वी तक यह रहता है। वास्को डी गामा 1524 से लेकर के 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है, नूनो द कुन्हा। उसके बाद अगला वायसराय होता है पुर्तगाली 1529 ईस्वी से लेकर के 38 ईस्वी तक। अब अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। किसने? नूनो द कुन्हा ने। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। और यहाँ पर हम कुछ इंपोर्टेंट बिंदु के बारे में जानेंगे जो पुर्तगालियों की देन है भारत में। भारत में प्रेस यानी छापाखाना जो है, प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। और तीसरा पॉइंट है भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर के बारे में हम जानेंगे। तो पहला गवर्नर था अल्मीडा। मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलबेरे को पराजित किया इन्होंने और शासनकाल था इसका 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक। कोचीन का दुर्गीकरण भी अल्मीडा ने किया था। किन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भी अल्मीडा ने किया था। तो हम जानेंगे अल्बुकर्क का क्या क्या योगदान रहा है। 1510 ईस्वी में गोवा को जीत करके पुर्तगाली अधिपत्य की स्थापना किया। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है और इसका शासनकाल बहुत इंपोर्टेंट है, 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक। नूनो द कुन्हा कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। हुगली एवं संथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किया नूनो द कुन्हा ने। इसका शासनकाल रहा 1529 ईस्वी से लेकर के 38 ईस्वी तक। अगली कंपनी के बारे में हम जानेंगे डच कंपनी के बारे में। डच जो था, डच हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। तो सबसे पहले डचों का पहला दल जो था सुमात्रा पहुंचा था। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक व देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो डच ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की।
1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो हम यहाँ पर जानेंगे डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियों का क्रम क्या है। तो पहली फैक्ट्री डच ने 1605 ईस्वी में खोली, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1606 ईस्वी में पोत्तोपोली, आंध्र प्रदेश। और तीसरी फैक्ट्री 1610 ईस्वी में पुलिकट, आंध्र प्रदेश में। और इन्होंने 1616 ईस्वी में सूरत यानी गुजरात में, नॉर्थ इंडिया में 1616 ईस्वी में सूरत यानी गुजरात में फैक्ट्री स्थापित की। और 1627 ईस्वी में पीपली, पश्चिम बंगाल में। और 1653 ईस्वी में चिंसुरा, पश्चिम बंगाल में। और 1658 कासिम बाजार, बालासोर एवं नेकपत्तम में यह फैक्ट्री खोली। तो हमने यहाँ पर जाना डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियों का क्रम। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। याद रखिएगा कि डच लोग जो है भारत से मसाला नहीं ले जाते थे, वे ले जाते थे सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल का निर्यात करते थे। डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं, आपको मैं फिर से रिपीट करता हूं। डच जो है भारत से सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम, चावल ले जाते थे। अब जानेंगे हम तीसरी कंपनी के बारे में, जो कि है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के बारे में हम जानेंगे। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक महासंघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने 400 का मनसब तथा खान, इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को अस्थायित्व प्राप्त हुआ। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स वन के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा की सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। 1661 ईस्वी में अंग्रेज ने सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में बंबई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने अंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बंबई के गांव का शहरीकरण करवा दिया।
1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सुल्तानाती और कोलकाता। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चार्नक को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स अय्यर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधित्व मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियों का क्रम हम यहाँ पे जानेंगे। तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है 1608 ईस्वी में यानी सूरत में जो फैक्ट्री खोला था वह अस्थायी रूप से था 1608 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रथम फैक्ट्री कहां पर खोला था। अगर पूछा जाए अस्थायी फैक्ट्री तो वो होगा मसूलीपट्टनम में, और पूछा जाए अस्थायी फैक्ट्री प्रथम अस्थायी फैक्ट्री तो हो जाएगा सूरत में। 1616 ईस्वी में अहमदाबाद बुरहानपुर आगरा में खोला था, और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में फैक्ट्री खोला। 1633 में बालासोर एवं हरिपुरा उड़ीसा में खोला। 1639 में मद्रास में, और 1651 में हुगली में, 1669 में बंबई में, और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोला। तो इसमें ऊपर से 2-3 के क्रम इंपोर्टेंट है। पहला अस्थायी फैक्ट्री पूछा जाए तो सूरत में, और अस्थायी फैक्ट्री खोला जाए तो मसूलीपट्टनम में खोला था। अब हम जानेंगे यूरोपीय आगमन के कंपनियों में से डेनिश के बारे में। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आया और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यही भारत में इसका मुख्य केंद्र था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित तथ्य हम जानेंगे यहाँ पर। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर के इसका विवाह एक आर्मेनियन स्त्री से करवा दिया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। फ्रांसिस ने डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया। गेराल्ड अंगियार को बंबई नगर का संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजी कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी का स्थापना सूरत में हुई। तो ये इंपोर्टेंट तथ्य था जो हमने भी बताया। और अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। तो कब भी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कौरों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा। यहीं पर इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। तो पहली फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसीसी ने सूरत में किया। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार इस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। इसके समय फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। अब हम यहाँ पर जानेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक के युद्ध के बारे में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चला। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था।
यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज जलबेरे ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले की किसी बात का ध्यान नहीं दिया। अतः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास को घेर डाला। अब अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटाने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक युद्ध सेंट थॉम का युद्ध हुआ। सेंट थॉम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स-ला-चैपल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ। इस संधि के द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध का अंत हुआ। अब हम जानेंगे कर्नाटक की द्वितीय युद्ध के बारे में। 1748 ईस्वी से 54 ईस्वी तक चला है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा है। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु होने से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत की। इस समय 1748 ईस्वी में मराठों ने चंद साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक अपने उत्तराधिकार की मांग की। इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया, लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह से नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अरकाट पर आक्रमण किया और चंदा साहब के पुत्र राज साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अरकाट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब त्रिचनापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदेहो के गवर्नर बनाकर भारत भेजा। गोदेहो आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। और यहाँ पर हम जानेंगे पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अब जानेंगे हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध का काल है 1756 ईस्वी से 63 ईस्वी। 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। इसके आने से युद्ध की गति मिली। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध
1760 ईस्वी में बॉन्डिवास का युद्ध था, जो आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लैली की नेतृत्व वाले फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पौंडीचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पर हम जानेंगे कर्नाटक के तीनों युद्ध के शासनकाल को एक बार पुनः बिंदुवार से हम रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत कम समय में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का शासनकाल रहा 1746 से 48 ईस्वी तक। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का प्रश्न एवं अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में युद्ध चला। और समाप्ति कब हुआ? 1748 में एक्सला-सेपल की संधि द्वारा। और परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय हुआ। तो यह प्रथम युद्ध का था। द्वितीय युद्ध के बारे में जानते हैं। इसका शासनकाल 1748 से 54 ईस्वी तक रहा। और युद्ध का कारण क्या था? दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप था। और समाप्ति हुआ 1555 में पांडिचेरी की संधि द्वारा। परिणाम अंग्रेजों की अच्छी स्थिति। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1556 से लेके 63 ईस्वी तक यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध चला। 1763 की पेरिस की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति हो गई और इसमें अंग्रेजों का विजय हुआ। ये हमने जाना। और यहाँ पर महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर जो सेंट थॉम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच। परिणाम फ्रांसीसी विजय हो गए। अंबुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1749 ईस्वी में। डुप्ले, मुजफ्फर जंग एवं चांदा साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था, जिसमें त्रिगुट विजय हो गए। अर्काट का युद्ध 1752 ईस्वी में चला। क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजय हो गए। और बॉन्डिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। इसमें अंग्रेज विजय हो गए। तो सेंट थॉमस कौन सा युद्ध किसने जीता? तो फ्रांसीसी ने। और अंबुर का युद्ध त्रिगुट विजय ने जीता। अर्काट का युद्ध अंग्रेज ने जीता और बॉन्डिवास का युद्ध अंग्रेज ने जीता। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वह युद्ध जीतता जा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने 1593 ईस्वी में लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था, जब वो स्थल मार्ग से व्यापार चलता था। जबकि समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुमोदन से द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से एक व्यापारिक संस्थान की सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर उनसे कोच्चि प्राप्त कर लिया तथा 1663 ईस्वी में डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। 1814 ईस्वी में कोच्चि को ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल किया गया था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में अफीम की तस्करी की जाती थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अफीम उत्पादन में उस समय बिहार जो है बहुत प्रसिद्ध था। तो आगे हम जानेंगे बंगाल में अंग्रेजों की संप्रभुता। तो बंगाल में जो अंग्रेजों की संप्रभुता बढ़ी है, 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार नवाब बना। इसी समय से व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक अधिकार पत्र का दुरुपयोग किया। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बनता है। कब? 1727 ईस्वी में। यह अत्यंत प्रभावी न्यायप्रिय नवाब था जो 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। इसके
समय 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में सरफराज खां मारा गया और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अब हम जानेंगे बंगाल में अंग्रेजों की संप्रभुता को क्रम को, लेकिन हम पहले जानेंगे यहाँ के नवाब के बारे में। तो पहला हम जानेंगे अलीवर्दी खां, जो कि 1740 ईस्वी से लेकर के 56 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। इसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की। इसके अनुसार यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगे, यह अलीवर्दी खां ने कहा था। अलीवर्दी खां के कई पुत्र न होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी से 57 ईस्वी तक यानी शासनकाल इसका रहता है। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ गए क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। इसी के कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। 5 दिनों के युद्ध के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू में शरण लिया। और यहाँ पर हम जानेंगे मुख्य इंपोर्टेंट घटना, काल कोठरी की घटना जो घटी थी 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के नेतृत्व में। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। हॉलवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसमें दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और हॉलवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे। संभवतः यह हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी है क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती है। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। प्लासी भागीरथी नदी तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव की नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के साथ हुआ। यह युद्ध होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर के अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुता की नींव डाली। कंपनी की 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में जाना प्लासी का युद्ध में किस तरह से मीर जाफर ने यहाँ पर धोखा दिया और यहाँ पे अंग्रेज जो है से हार तो नहीं जाते, जीत जाते हैं। और उसके बाद सिराजुद्दौला, यहाँ पर हमने देखा कि सिराजुद्दौला जो है प्लासी का युद्ध हार जाता है मीर जाफर की गद्दारी के चलते, और यह लॉर्ड क्लाइव जो है यह जीत जाता है प्लासी का युद्ध। और उसके बाद क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और एक सैनिक अधिकारी यार लतीफ था। बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ भी सम्मिलित था। इन सभी के चलते प्लासी का युद्ध हारा गया क्योंकि इन सभी ने गद्दारी की। तो अब जानते हैं मीर जाफर उसके बाद गद्दी पर बैठता है सिराजुद्दौला के बाद। यह अंग्रेजों का कठपुतला होता है। 1757 ईस्वी से 60 ईस्वी तक यह रहता है गद्दी पर। तो देखते हैं 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके स्थान पर बेनिस्टार्ट बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। बेनिस्टार्ट ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए इसने मीर जाफर की दामाद मीर कासिम से समझौता किया। समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा। इसके बाद वेस्टिनटाट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को
नायब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम नवाब बन गया। तो बंगाल का पहला नवाब देखें तो सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम आता है। तो मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। इसने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण का कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मनी अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड को नियुक्त किया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया। इस घटना से अंग्रेज बबूला हो गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया। तो मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया। तो 1765 ईस्वी में क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियां की। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नवाबुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। नवाब को प्रति वर्ष 53 लाख रुपये सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया। यहाँ पर हम बक्सर युद्ध के बारे में जानेंगे। बक्सर का युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर के शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। इस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चों का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चों की शक्तियां पराजित हुई और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध जो होता है वो भी हार जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश और पावरफुल बन जाता है। उसके बाद होता है इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार है कि कंपनी जो है अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर के मुगल सम्राट को देंगे। कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन के रूप में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि देखा है तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ। इस संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी और कंपनी को अवध में कर मुक्त करने का अधिकार होगा। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चलता रहा। 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसमें द्वैत शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी की स्थापना शासन स्थापित कर दिया। अब यहाँ पर हम जानेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। यहाँ तक हमने जाना इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि। प्रथम संधि में थोड़ी सी शर्तें थी। 26 लाख रुपये पेंशन देता था मुगल सम्राट को, जबकि द्वितीय संधि में इन्होंने अवध के नवाब पर 50 लाख जुर्माना लगा दिया। इस तरह से धीरे धीरे सारा अधिकार अंग्रेजों ने अवध के नवाब से भी छीन लिया। और उसके बाद आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में चिक्का कृष्णराज नामक शासक शासन कर रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथों में थी। आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी समय मैसूर की सेना ने हैदर अली नामक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ जो एक दिन मैसूर का शासक बना। तो हम जानेंगे हैदर अली के बारे में। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बूडीकोटा नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में एक सिपाही थे जो युद्ध में मारे गए।
बड़ा होने पर हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। हैदर अपने गुण और योग्यता के कारण 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। 1759 ईस्वी में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया। हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सेना मराठाओं को पराजित कर मैसूर से बाहर खदेड़ दिया। 1760 ईस्वी में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। अंग्रेज प्रारंभ से हैदर को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हैदर ने अपनी उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद की थी। अब हम जानेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक 2 साल तक यह युद्ध चला। इस युद्ध का कारण मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद था। सर्वप्रथम 1767 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर में आक्रमण किया। आरंभ में हैदर पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर मद्रास तक पीछा करते हुए आया। अंततः अंग्रेजों ने संधि की याचना की, परिणामतः मद्रास की संधि हुई। और मद्रास की संधि की क्या शर्तें थी उसमें आप बताते हैं आपको। यह संधि हैदर अली और मद्रास की अंग्रेजी सरकार के बीच हुई। इसकी शर्तें थी कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा। अंग्रेज हैदर अली की युद्ध को हर्जाना देगा। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त कर दिया। तो ये सारी संधि की शर्तें थी। और दूसरी शर्त थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से लेकर 84 ईस्वी तक। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के राज्य के अंतर्गत था। इस घटना से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली हैदर के विरुद्ध अंग्रेज से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने 2 सेनापतियों के नेतृत्व में 2 अलग अलग सेनाएं कर्नाटक भेजी। रास्ते में हैदर के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को रोककर युद्ध करने लगा, जिससे एक ही सेना कर्नाटक पहुंच सकी। परिणाम स्वरूप आनंदी ने हैदर ने कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। 1782 में अंग्रेज ने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना मैसूर पर आक्रमण किया और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को पराजित किया। युद्ध में घायल होने के कारण हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। इसने युद्ध को जारी रखा और 1783 ईस्वी में इसने ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित किया। लेकिन इस समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसी ने टीपू का साथ छोड़ दिया और टीपू ने अंग्रेजों से एक संधि कर लिया। तो यहाँ पर जानेंगे कौन सी संधि थी, तो वह थी मंगलोर की संधि। टीपू ने अंग्रेजों के साथ किया। इस संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिए। टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया। अब जानेंगे हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था आईकोटा और क्रेगानूर के 2 दुर्ग डचों से टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रावणकोर ने खरीद लिया। इस कार्य से टीपू नाराज होकर त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। बाध्य होकर टीपू ने अंग्रेज से संधि कर ली। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी 1792 ईस्वी में हुआ था। इस संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि द्वारा टीपू आधा राज्य ले लिया गया, जिसे अंग्रेज, मराठे व निजाम आपस में बांट लिए। टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। टीपू के पास धन न होने के कारण उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख लिया गया। टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया गया। तो अब हम जानेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में
यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध का कारण अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू ने स्वीकार कर दिया। परिणामतः 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। वेलेस्ली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों से विजित करते हुए श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। टीपू अंग्रेजों से युद्ध करते हुए दुर्ग के द्वार पर ही मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने बोडियार वंश के 2 वर्षीय बालाकृष्ण राज को मैसूर का शासक घोषित किया और इसे सहायक संधि स्वीकार कराकर मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1834 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अब हम यहाँ पर जानेंगे जो हमने पढ़ा उसको एक पॉइंट में कि आंग्ल मैसूर युद्ध एक दृष्टि में उसके जानेंगे कब युद्ध हुआ और वर्ष, कारण, समाप्ति और परिणाम। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक, और कारण था अंग्रेज एवं हैदर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद, और समाप्ति हुआ मद्रास की संधि के द्वारा, और परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज पराजित हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कब से कब हुआ था, तो 1780 से 84 ईस्वी तक। कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार करना, और मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त हुआ। परिणाम जो था कुछ भी निर्णय नहीं निकला था इसका। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था 1790 से 92 ईस्वी तक चला। टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण के कारण से यह युद्ध चला था, और इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 ईस्वी में हुआ। इसमें टीपू की पराजय हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार न किया जाना, और उसके बाद टीपू का वध हो जाता है इस युद्ध में, और टीपू सुल्तान की इनमें पराजय हो जाती है। तो टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। 1782 ईस्वी से 1799 तक इन्होंने राजगद्दी संभाला। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान बना था, और टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। इसने वर्ष महीनों को हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया तथा एक नए पंचांग कैलेंडर का प्रचलन किया। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रृंगारपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने सहर्ष स्वीकार किया। यह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक था। इसने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत एवं शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए धन प्रदान किया। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से मैसूर राज्य का पतन के बारे में पढ़ा। इसमें हम जानेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठा राज्य आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बनने लगा। पेशवा माधवराव के समय उसके चाचा रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य की विभाजन की मांग की, जिसे पेशवा माधवराव ने ठुकरा दिया। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने अल्पायु माधवराव नारायण को पेशवा बना दिया और प्रमुख मराठा सरदारों को मिलाकर एक 12 भाई परिषद का गठन करके प्रशासन चलाना आरंभ किया। प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव उर्फ रघोबा पूना से भागकर मजबूर हो गया। रघुनाथ राव बंबई जाकर नाना फडणवीस पूना दरबार के विरुद्ध बंबई की अंग्रेजी सरकार से सहायता मांगी। इसके दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। बंबई के अंग्रेज सरकार रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए सूरत की संधि की। अब हम जानेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ। 1775 ईस्वी में 1782 ईस्वी तक इस युद्ध चला। सूरत की संधि के अनुसार कर्नल किटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। 18 मई 1775 ईस्वी को असम आरस के मैदान में अंग्रेजों एवं मराठों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए, लेकिन अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका। 1778 ईस्वी में बंबई की अंग्रेजी सरकार ने पुनः मराठों से युद्ध प्रारंभ किया। वारन हेस्टिंग्स ने भी बंगाल
से एक सेना इनकी सहायता के लिए भेज दिया। तेलगांव के युद्ध में बंबई की अंग्रेजी सेना मराठों से पराजित हो गया। अब हम जानेंगे परिणाम स्वरूप 1789 में बारगांव की संधि हुई। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं दौलत राव सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाना चाहा। 1802 ईस्वी में पूना के निकट हुए युद्ध में होलकर ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित किया। परिणाम स्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास पहुंचा और सहायता की मांग की। परिणाम स्वरूप बेसिन की संधि हुई। दौलत राव सिंधिया, अप्पाजी भोसले एवं यशवंत राव होलकर ने पेशवा का विरोध किया, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। हम यहाँ पर जानेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से जो संधि उत्पन्न हुई थी, सलबाई की संधि। तो सलबाई की संधि के बारे में जानेंगे। इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। यह संधि पूना दरबार एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी 17 मई 1782 ईस्वी को। इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। सेलसेट द्वीप एवं थाना का दुर्ग अंग्रेज को दिया जाएगा। अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ेंगे। रघुनाथ राव पर खर्च की गई राशि 12 लाख रुपये पूना दरबार अंग्रेजों को देगा। रघुबा को 3.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। बंबई एवं दक्षिण में एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। इस संधि के 20 वर्ष की शांति रहेगी। और हम यहाँ पर जानेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम सिंधिया एवं भोसले की सेना को पराजित किया। दोनों ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि कर लिया। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने यशवंत राव होलकर को भी पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप इसने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। और यहाँ पर हम तृतीय युद्ध के बारे में जानेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेके 1818 ईस्वी तक चला। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में लड़ा गया। लॉर्ड वारन हेस्टिंग। अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में, यहाँ पर वारन हेस्टिंग्स नहीं होगा, सिर्फ हेस्टिंग होगा, क्योंकि तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था 1817 से 18 के बीच में लड़ा गया था। तो यह युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में लड़ा गया। अंग्रेजों ने 1817 में सिंधिया से ग्वालियर की संधि की, जिसके अनुसार सिंधिया पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेगा और चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम राज्यों में अपना अधिकार समाप्त करेगा। जून 1817 में अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि की, जिसके द्वारा पेशवा ने मराठों की प्रधानता त्याग दी। इससे पहले भोसले ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। 1817 में इस संधि का उल्लंघन करके पेशवा भोसले एवं होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। परिणाम स्वरूप किरकी में पेशवा, सीताबड़ी में भोसले तथा महिदपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित हुए। जनवरी 1818 ईस्वी में होलकर अंग्रेजों से मंदसौर की संधि करके राजपूत राज्यों से अनेक अधिकार वापस ले लिए। पेशवा बाजीराव कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर पेशवा के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। पेशवा को 4 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने की आज्ञा दी गई। यही 1853 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। यहाँ पर हम जानेंगे आंग्ल मराठा युद्ध एक नजर में कब कब हुआ और उसका कारण क्या था, परिणाम क्या था। तो युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मराठा का शासनकाल युद्ध काल है 1775 ईस्वी से 82 ईस्वी तक, और जिसमें युद्ध में प्रारंभ हुआ सूरत की संधि। युद्ध का प्रारंभ जो होता है सूरत की संधि के साथ प्रारंभ होता है 1775 ईस्वी में, और इसका जो समाप्त होता है सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में इसके अनुसार समाप्त होता है। पेशवा माधव राव जो था, पेशवा माधव राव नारायण, ये भी उसके इस युद्ध से जुड़ा हुआ था। गवर्नर जनरल जो था उस समय वारन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 5 ईस्वी के बीच हुआ। यह जो है बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुआ, इसके अंतर्गत यह समाप्त हुआ। राजघाट की संधि
1805 ईस्वी में हुआ, इसके अनुसार यह समाप्त हुआ। यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ, उसके अनुसार यह युद्ध प्रारंभ हुआ। और राजघाट की संधि 1805 ईस्वी में जो इसमें जो हुआ, उसके अनुसार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। उस समय पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था, और जॉर्ज बोलो एवं बेलेजली उस समय गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में कुछ भी प्रारंभ का नहीं पता। 1817 में हुआ और उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय था और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रथम आंग्ल युद्ध, द्वितीय मराठा आंग्लो युद्ध, तृतीय मराठा आंग्लो युद्ध, और तीनों में इस तरह से अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता जाता है। उसके बाद यह पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है मराठा एम्पायर। उसके बाद हम जानेंगे सिख राज्य एवं सिख आंग्ल युद्ध के बारे में। तो सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता जो था बंदा बहादुर था। 1716 ईस्वी में इसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसका वध कर दिया गया। बंदा बहादुर के बाद सिख नेतृत्व विहीन हो गए। इसी समय में सिख ने शरबत, खालसा एवं गुरुमत्ता की प्रथाओं का प्रारंभ किया। बैसाखी एवं दीपावली पर वर्ष में 2 बार सिखों ने अपनी सभाएं प्रारंभ की। ये सभाएं ही शरबत खालसा कहलाती थी। इन सभाओं में जो निर्णय होते थे उसे गुरु का मत मानकर गुरुमत्ता पुकारा गया। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने दल खालसा संगठन की स्थापना की। हम पढ़ रहे हैं सिख राज्य एवं सिख आंग्ल युद्ध। दल खालसा में 1753 ईस्वी में प्रारंभ हुई। राखी प्रथा ने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 यानी 1/5 भाग देकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करता था। यही तथ्य सिखों के राजनीतिक अधिकारों का अधिकार बना। सिखों ने अपने छोटे राज्य का निर्माण किया, जिन्हें मिसल पुकारा कहा जाता था। रंजीत सिंह के बारे में हम जानेंगे। पंजाब में सिख राज्यों के वास्तविक संस्थापक राजा रंजीत सिंह थे। ये सिख के पहले सार्वभौम शासक हुए जिन्होंने पंजाब में एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो रंजीत सिंह की उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जन्म 1780 ईस्वी में पिता मान सिंह था और मिसल जो था सुकरचकिया था। 1757 ईस्वी में यानी 1797 में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है। रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को पराजित किया। अब रंजीत सिंह सिखों के नेता बन गए। रंजीत सिंह ने जमान शाह की 12 तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई उनको निकलवा कर वापस भिजवाया। इसकी सेवा के बदले में जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। 1806 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं जनरल लेक के बीच संधि हुई। इस शर्तें इस प्रकार है। रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटाएंगे। रंजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। रंजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार कहां तक था? 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। शाह शुजा में से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। 1813 में अटक को जीत लिया। 1818 में मुल्तान की विजय की। 1819 में अफगान गवर्नर जब्बार खां की पराजित कर कश्मीर अधिकार कर लिया। 1820-21 ईस्वी में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1832 ईस्वी में पेशावर की विजय की। 1833 एवं 34 में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे दिया। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी होते हैं खरक सिंह जो कि रंजीत सिंह का पुत्र होता है, शेर सिंह जो कि रंजीत सिंह का पुत्र होता है, दिलीप सिंह रंजीत सिंह का पुत्र होता है। तो हम जानेंगे यहाँ पर आंग्ल सिख के युद्ध के बारे में। अभी दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आंग्ल सिख युद्ध था। अल्पवयस्क दिलीप सिंह की मां रानी जिंदन संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। इस समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई थी, जिस कारण लाहौर दरबार उससे डरने लगा था।
सेना को नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदान एवं उनके सलाहकारों ने खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंक दिया। यही सोचकर कि खालसा सेना विजयी हुई तो क्षेत्र विस्तार होगा और यदि पराजय हुई तो राजनीति में दखल देना छोड़ देगी। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1845 से 46 ईस्वी के बीच में हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयां लड़ी गई। मुदकी युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध, अलीवाल का युद्ध, सुबराव का युद्ध। इन चारों युद्ध में सिख सेना पराजित हो गई। उसके बाद लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 ईस्वी में। इस संधि अंग्रेजों एवं दिलीप सिंह के बीच हुई शर्त है। दिलीप सिंह को रानी जिंदन की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया। सतलज के पूरब के प्रदेश व जलंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 50 लाख रुपये नगद एवं 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों में बेच दिया गया। सिख सैनिकों की संख्या एवं निश्चित कर दी गई। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिमेंट की नियुक्ति की गई। अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद आता है भैरववाल की संधि। 16 दिसंबर 1846 को सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को दमन करने के लिए दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की, जिसको भैरववाल की संधि कहा जाता है। रानी जिंदन की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 ईस्वी तक चला, इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयां लड़ी गई। रामनगर का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध और गुजरात नगर का युद्ध। तो इस सभी युद्ध में सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों का सेनापति ह्यूगोफ था। 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। इस तरह से सिख साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता चला गया। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था जैसे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, जो रैयतवारी है और महलवारी व्यवस्था, उन सब के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। यह 1 घंटे का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।